तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कोविड ऐप इज ए डायग्नोस्टिक मशीन फॉर कोविड 19 डिटेक्शन। इट इज डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स एट द ऑप्शन ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, ऑप्शन बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली एंड ऑप्शन डी आईआईटी बॉम्बे। तो कौन सा आंसर सही है? तो गेस कीजिए। वीडियो को पॉज करके जो है ना कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया कीजिए। तो कौन सा आंसर सही लग रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। तो यहाँ पर इस अदारे से यहाँ पर जो है ये कोविड ऐप जो है ये वाली मशीन बनाई गई जिससे कि कोविड 19 की जो है डिटेक्शन की जा सकती है। ओके, तो यहाँ पर ये अक्टूबर के महीने में इसकी यहाँ पर डेवलपमेंट हुई थी। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन। सौम्या स्वामीनाथन, चीफ साइंटिस्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हैज सेड दैट मैनेजिंग द इन्फोडेमिक has been a serious challenge during the COVID-19 pandemic. इन्फोडेमिक, अभी ये इन्फोडेमिक क्या चीज है जिसको कि अभी सौम्या स्वामीनाथन जो है कोट कर रही हैं और इसके बारे में कह रही हैं कि अभी ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर कोविड 19 के पैंडेमिक के दौरान हम बात करें तो इससे हम कैसे निपटे। ओके, तो पहली बात तो ये है क्या, क्वेश्चन यही है। ऑप्शन ए एंडेंजर्ड प्रैक्टिसेस टू स्प्रेड द डिजीज, ऑप्शन बी नो नॉलेज रिगार्डिंग पैंडेमिक, ऑप्शन सी हैविंग टू मच इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी एक्यूरेट नॉलेज अबाउट द मैटर। इनमें चारों में से कौन सा आंसर सही है? तो इन्फोडेमिक का आपको क्या लगता है? ओके, जो कि पैंडेमिक से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। ओके, तो क्या है ये? खास तौर पे जो पैंडेमिक का जब ज्यादा गहरा दौर था तो उस समय तो ये इन्फोडेमिक और ज्यादा यहाँ पर जो था ना खतरे के एक तरह से बादल थे। तो ये है ऑप्शन सी हैविंग टू मच इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। मतलब पता ही नहीं है किसी को कि क्या जो है सही मायने में पैंडेमिक के बारे में, पैंडेमिक है क्या और किस तरीके से फैल रहा है। तो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी काफी थी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी काफी थी। ओके, तो इस तरीके की यहाँ पर सिनेरियो को हम इन्फोडेमिक जो है ना इसको नाम दे रहे हैं। ओके, अभी थर्ड क्वेश्चन है आईएनएस कवरती इज एन एंटी सबमरीन वारफेयर ओके शिप। तो ये एंटी सबमरीन वारफेयर शिप है to be commissioned into Indian Navy. It is the last of four indigenously built ASW। okay, तो ASW मतलब वही एंटी सबमरीन वारफेयर। तो अंडर, तो अभी ये कौन से प्रोजेक्ट के तहत जो है ना इस आईएनएस कवरती को बनाया गया जो कि अपनी सीरीज में लास्ट वाली है। ओके, जिसको कि बहुत जल्दी जो है यहाँ पर लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये कौन से प्रोजेक्ट के तहत बनी है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है जहां पर प्रोजेक्ट 75 की बात करें, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट 17, ओके, एंड जो ऑप्शन सी है वो प्रोजेक्ट 28, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। ओके, तो इन चारों में से क्या कोई प्रोजेक्ट का नाम है जिसके तहत ये आईएनएस कवरती बनाई गई है? क्या कोई भी नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रोजेक्ट 28। तो प्रोजेक्ट 28 के तहत जो है ये आईएनएस कवरती जो है इसका निर्माण किया गया है। और इसके अलावा और भी तीन है जिसका जो निर्माण है वो आईएनएस जो है प्रोजेक्ट 28 के तहत हुआ है। और जो प्रोजेक्ट 75 है तो इसमें भी हम सबमरीन्स का ही निर्माण कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में हमारा टाई अप है फ्रांस के साथ। ओके, तो फ्रांस के साथ मिलकर जो है भारत में ही जो हमारी यहाँ पर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है तो उसके द्वारा जो है सबमरीन जो है बनाई जा रही है। तो वो प्रोजेक्ट 75 के तहत बन रही है। तो अभी भी जो है ना 6 के आसपास जो सबमरीन है जिनको जो है इस प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च यहाँ पर कर दिया गया। ओके, और जो यहाँ पर प्रोजेक्ट 17 है, ओके, तो यहाँ पर इसके तहत जो है 7 जो है ना नेवी शिप बनाकर जो है हमारी इंडियन नेवी को सौंपे जाएंगे। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट 17 ए के तहत यहाँ पर बनाए जाएंगे। ओके, तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट हैं और अलग अलग इनके काम है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए। ओके, तो ये वाला जो प्रोजेक्ट 17 ए है ना, तो ये वाला प्रोजेक्ट बनाया जाएगा गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर जो है। ओके, तो यहाँ पर GRSE करके नाम है। ओके, तो इस कंपनी के द्वारा इस डॉकयार्ड के द्वारा जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट 17 के तहत 7 जो है ना नेवी शिप बनाए जाएंगे। तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट 28 है इसको यहाँ पर अप्रूवल मिलता सन 2003 में, और अभी 2003 में अप्रूवल मिला था। तो अभी देखिए अभी 2021 आ गया है, तो अभी जो है ना इसके आसपास आकर जो है अभी जो चौथे वाली नेवी है, चौथे वाला जो है सबमरीन है उसको अभी बनाया गया। ओके, तो कितना समय लगा है। ओके, तो अलग अलग सालों में इन्होंने यहाँ पर जो बाकी की तीन थी उनको लॉन्च किया। ओके, एक 2014 में लॉन्च हुई थी, एक 2016 में लॉन्च हुई थी, एक 2017 में लॉन्च हुई थी, अभी एक 2020 में जो है इसको लॉन्च किया गया है इस आईएनएस कवरत्ती को। तो जो पहली 2014 में लॉन्च हुई थी उसका यहाँ पर नाम था आईएनएस कमरोता, दूसरी जो थी उसका नाम था आईएनएस कटमट, और जो तीसरी जो थी उसका नाम था यहाँ पर आईएनएस किल्तन। ओके, तो ये तीन होगी, चौथी वाली ये है आईएनएस कवरती। तो चारों के नाम जो है ना वो के से हैं।
और आगे है क्वेश्चन नंबर 4, वेसल ट्रैफिक सर्विसेज एंड वेसल्स ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम्स, इट इज एन इंडिजिनियसली सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लॉन्च्ड बाय, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये इन चारों मंत्रालयों में से कौन से मंत्रालयों के द्वारा जो है ये वेसल ट्रैफिक जो सर्विसेज है और जो वेसल ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम है ये लॉन्च किया गया है, जो कि इंडिजिनियसली यहाँ पर एक तरह का सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है। तो कौन से मंत्रालय के द्वारा ये चीज की गई है, तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। और आगे है क्वेश्चन नंबर 5, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज ए, ऑप्शन ए कलेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट स्कीम, ऑप्शन बी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट स्कीम, ऑप्शन सी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड ऑप्शन डी इंडिविजुअल डिसइन्वेस्टमेंट स्कीम। तो कौन सा आंसर जो है वो सही लग रहा है आपको अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करें? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ऑप्शन सी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो यहाँ पर क्या है, एक तरह का ये अदारा बनाया गया, एक तरह का ट्रस्ट बनाया गया कि जहां पर अगर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर करता है तो यहाँ से जो है ना थोड़ा बहुत रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टर को। तो ये वाला पैसा जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर लगाया जाएगा। फॉर एग्जांपल सड़कें बनाने के लिए लगाया जाएगा, रेल की पटरियां बिछाने के लिए लगाया जाएगा, ओके, यहाँ पर जो बिल्डिंग्स या ब्रिजेस वगैरह जहाँ पर जरूरत है तो उनको बनाने में लगाया जाएगा। तो इस तरीके से ये एक तरह का ट्रस्ट बनाया हुआ है। तो यहाँ पर एक तरीके से जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है ना यहाँ पर बनाया गया, जिसके तहत ये एक तरह की कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 6, Ind Springboard. Okay, Ind Springboard is an initiative for funding startups. It is an initiative of Indian Bank and तो ये किन्हीं दो अदारों का यहाँ पर ना ये इनिशिएटिव है जिसको हम बोलते हैं Ind Springboard, जो कि यहाँ पर जो नए स्टार्टअप्स जो उभर कर आते हैं, जैसे हमने सुबह आर्टिकल डिस्कस किया था, तो सुबह आर्टिकल में हमने यूनिकॉर्न्स के बारे में पढ़ा था। तो यूनिकॉर्न क्या होते हैं, जो ऐसी स्टार्टअप जिनकी जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। ओके, तो ऐसे ही स्टार्टअप्स, तो ज्यादातर जो हमारे इंडियन स्टार्टअप्स हैं उनको यहाँ पर जो बैक मिली हुई है वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के द्वारा मिली हुई है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो ये इंड स्प्रिंग बोर्ड है ना, तो ये एक तरह का इनिशिएटिव है जो स्टार्टअप्स को फंडिंग करेगा, लेकिन ये इंडियन बैंक और एक हमारा ही दूसरा जो अदारा वो भी हमारा ही है। ओके, तो ये यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तरह आप कह सकते हो कि जो स्टार्टअप्स इन्वेस्ट करेंगे फंड करेंगे उनको, ये स्टार्टअप जो है ना वो जल्दी खत्म ना हो जाए, ज्यादा लॉन्ग टाइम चले और अपने आप को जो है अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश करे, जैसे रिलायंस ने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं वो अपने आप को जो एस्टेब्लिश कर पाए हैं। तो ये किसके द्वारा, जो दूसरा यहाँ पर जो पार्टनर है वो कौन है इंडियन बैंक के साथ? ऑप्शन ए है आईआईटी मद्रास इनकमेशन सेल, ओके, इसके अलावा आईआईटी खड़गपुर इनकमेशन सेल, ऑप्शन सी आईआईटी रोपन इनकमेशन सेल और ऑप्शन डी इज आईआईटी दिल्ली इनकमेशन सेल। तो यहाँ पर जो है कौन से यहाँ पर जो आईआईटी जिसका यहाँ पर पार्टिसिपेशन है इंडियन बैंक के साथ, तो जिसका जो सही आंसर है वो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास इनक्यूबेशन सेल। वो आगे क्वेश्चन नंबर 7, मालाबार नेवल एक्सरसाइज इज ए जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ इंडिया यूएस जापान एंड, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी ईरान। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ना मालाबार नेवल एक्सरसाइज, ये इसका जो शुरुआत हुई थी वो इंडिया और यूएस के बीच में हुई थी सन 1992 में। ओके, और उसके बाद सन 2010 में जापान ज्वाइन करता है और अभी 2020 में ये नवंबर के महीने एक्सरसाइज हुई है, तो 2020 में ही ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया है। ओके, तो अभी हाल ही में ही ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने काफी सालों पहले 2014-15 तक भी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने डिमांड की थी, इंडिया को रिक्वेस्ट भेजी थी कि हमें भी पार्टिसिपेशन करवाएं, तब इंडिया माना, लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलिया पीछे हट गया। ओके, चाइना का प्रेशर था इसके ऊपर। ओके, तो चाइना का प्रेशर क्यों था? क्योंकि चाइना के साथ भी इसका अच्छा खासा ट्रेड चलता है। हालांकि अभी इसके संबंध जो है बिगड़ चुके हैं चाइना के साथ। जब पैंडेमिक का दौर गुजरा था तो ऑस्ट्रेलिया काफी बढ़ चढ़कर चाइना के खिलाफ बोला भी था, और भी काफी सारे ट्रेड जो भी है इनके ऑस्ट्रेलिया और चाइना के खिलाफ बीच चलते हैं उनमें भी काफी नुकसान देखने को मिला है इनको। तो अभी दोबारा से रिक्वेस्ट इन्होंने की थी पिछले साल 2019 में, तो फिर इंडिया ने थोड़ा डिले कर दिया, थोड़ा यहाँ पर रिस्पॉन्स इतना नहीं दिया, फिर 2020 में ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन करवाया मालाबार जो है नेवल एक्सरसाइज में। तो ये एक क्वेश्चन और है, ये जो मालाबार रीजन है ये कहाँ पर पड़ता है? अरेबियन सी में पड़ता है या फिर बे ऑफ बंगाल में पड़ता है? आंसर दीजिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, बराक वैली इज लोकेटेड एट, ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो बराक वैली कहाँ पर लोकेटेड है? तो बराक वैली यहाँ पर असम में पड़ती है, याद रखिएगा, क्वेश्चन निकल सकता है इसमें से। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, असाफोटिडा। ओके, असाफोटिडा इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ, ऑप्शन ए टर्मरिक,
ऑप्शन बी हींग, ऑप्शन सी गरम मसाला, ऑप्शन डी ब्लैक पेपर। तो पहला ऑप्शन हल्दी है, दूसरा हींग है, तीसरा गरम मसाला, चौथा जो है वो काली मिर्च है। तो चारों में से यहाँ पर किसका साइंटिफिक नेम है असाफोटिडा? ओके, तो ये देखो, ये जिसका साइंटिफिक नेम है ना, वो वाला यहाँ पर जो प्रोडक्ट है इंडिया में, उसकी कल्टीवेशन ही नहीं होती। ओके, उसको हम बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करते हैं ईरान और अफगानिस्तान से, क्योंकि जो एस्पर्टीडा की जो यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए जो जलवायु चाहिए, तो अफगानिस्तान और ईरान में जो है वहां पर अच्छा खासा जलवायु है, वहां पर अच्छी खासी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, भारत में नहीं है। लेकिन भारत में अभी नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, हिमालय वाली साइड जो है यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि इसकी जो खेती जो है की जाए। लेकिन ये क्या प्रोडक्ट है? ओके, कौन सा वाला प्रोडक्ट है ये? ऑप्शन बी है हींग। ओके, तो ये हींग के बारे में। तो ऐसा पोटेटो जो है यहाँ पर, ये साइंटिफिक नेम है हींग का। तो हींग की ही यहाँ पर भारत में कल्टीवेशन नहीं होती है। जो यहाँ पर पर्याप्त क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए वो भारत में नहीं है। यहाँ पर कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि यहाँ पर इसकी खेती की जाए। तो अभी देखो रिजल्ट क्या आया तो वो बाद में पता चलेगा। तो फिलहाल इसको हम जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है इम्पोर्ट करते हैं, और हम हर साल जो है 600 करोड़ की हींग जो है बाहर के मुल्कों से इम्पोर्ट करते हैं। और अभी ये क्वेश्चन नंबर 10, कंट्रीज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क will provide direct connectivity to air, road, rail and waterways to the people. The park will be built in. ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी असम। तो कौन सा है यहाँ पर राइट आंसर? एक नई यहाँ पर देश की पहली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाई जा रही, जहां पर चारों जो चीजें हैं ना, जैसे एयर हो गया, रोड हो गया, रेल और वाटरवेज हो गया, इन चारों की यहाँ पर सुविधा लोगों को मिलेगी। ओके, तो डायरेक्ट कनेक्ट होगा यहाँ पर लोगों का इन चारों सुविधाओं के साथ। तो पहली यहाँ पर भारत में लॉजिस्टिक पार्क ऐसी बननी जा रही है। ज्यादातर जितने भी पार्क्स आप देखोगे वहां पर एयर कनेक्टिविटी होगी, रोड कनेक्टिविटी होगी, रेल कनेक्टिविटी होगी, लेकिन वाटरवेज की कनेक्टिविटी नहीं होगी। ओके, तो वाटरवेज की कनेक्टिविटी वहीं पर होगी जहां पर अच्छा खासा जो है दरिया जहां बह रहा है। ओके, जैसे मैं ब्रह्मपुत्र की बात करूं तो ये काफी ब्रॉड दरिया है। ओके, मतलब इसकी चौड़ाई काफी ज्यादा है, जो कि 5 या 6 किलोमीटर के बीच में इसकी अप्रोक्सीमेटली इसकी चौड़ाई कही जाती है। तो ये काफी फिजिबल है कि यहाँ पर जो है ना हम शिपिंग की एक्टिविटी कर सकते हैं। तो उतना यहाँ पर गहरा भी है ये। तो शिपिंग एक्टिविटी करने के लिए हम जो है वाटरवेज का निर्माण कर रहे हैं। तो ब्रह्मपुत्र वाला जो वाटरवेज है उसको हम नेशनल वाटरवे 1 बोलते हैं। सॉरी, ये नेशनल वाटरवे 2 है। जो नेशनल वाटरवे 1 है वो हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक है। ओके, हल्दिया जो कोलकाता का जो यहाँ पर पोर्ट पड़ता है, तो वहां से होते हुए बिहार पटना से होते हुए यहाँ पर इलाहाबाद तक का, यहाँ पर जितनी दूर तक गंगा नदी जाती है ना, तो अभी सिर्फ यहाँ पर इलाहाबाद तक का यहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है वाटरवेज का, कि इलाहाबाद तक जो है शिप जो हमारे पहुंचने शुरू हो जाए। तो उससे भी काफी सस्ती चीजें आपको जो है इलाहाबाद तक पहुंचनी मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर देखो शिपिंग जो है ना, वो एक ऐसी चीज है जहां पर सस्ती यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन है। अगर आप एयर, रोड और रेल की बात करोगे तो ये शिपिंग के मुकाबले में काफी महंगी है। ओके, तो जो वाटरवेज का यहाँ पर संसाधन होता है, जहां पर शिप्स के थ्रू आप माल को ट्रांसपोर्ट करते हुए एक जगह से दूसरी जगह, वो बहुत सस्ता पड़ता है। क्यों सस्ता पड़ता है? वो इसलिए सस्ता पड़ता है कि जो शिपिंग शिप्स में जो यहाँ पर ऑयल यूज होता है ना, तो वो सबसे यहाँ पर खराब क्वालिटी का ऑयल होता है, तो उसी के ऊपर वो जो है शिप्स चलते हैं। ओके, तो जो सबसे यहाँ पर जो हम कहते हैं ना कचरा वगैरह बचता है किसी ऑयल का, तो उससे यहाँ पर जो है शिप्स को चलाया जाता है, और उससे ही उनकी यहाँ पर ना कंजप्शन बहुत ज्यादा होती है शिप्स की, फिर भी सस्ता पड़ता है वो। तो इसीलिए यहाँ पर एक्सटेंशन की जा रही है वाटरवेज की। भारत में अलग अलग वाटरवेज का निर्माण किया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि ये पार्क जो बनाई जा रही है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये कहाँ पर बनाई जाएगी? ये असम में ही बनाई जाएगी। ब्रह्मपुत्र के यहाँ पर जो ना, ब्रह्मपुत्र के दरिया जहाँ पर बहता है, तो उसी के एक किनारे पर एक छोटा सा टाउन बसा हुआ है। तो उसी के आसपास जो है यहाँ पर इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को जो है एक्सपैंड किया जाएगा। और उस टाउन का नाम क्या है? उस टाउन का नाम है जोगी घोपा।